नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। शाम का समय है और आप सभी लोग मिल चुके हैं और जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री की पर डे आपको क्लासेस मिल रही हैं और सैटरडे और संडे हिस्ट्री की क्लासेस आती है और लगभग कम से कम 2 या ढाई घंटे की क्लास होती है और एक एक घंटे की भी हो जाती है। एक घंटे से तो प्लस में ही होती है क्लासेस। तो आप इन क्लासों को करते रहिए। जिन स्टूडेंटों को ये समस्या आती है कि जी के जीएस हम कैसे करें, कहाँ से करें, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हरीश क्लासेस बुलंदशहर आपके लिए है। ये आपका ही चैनल है, आपका ही अपना ही परिवार है ये हरीश क्लासेस बुलंदशहर। और इस पर आने वाले समय में हम आपको हर क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री चलेंगी। और जिन स्टूडेंटों को नोट्स चाहिए, हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए, तो आप हमारे हरीश क्लासेस बुलंदशहर वाले व्हाट्सएप चैनल पे भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहाँ पर हैंड रिटिन नोट्स आप ले सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के आपको हैंड रिटिन नोट्स मिल जाएंगे, विद पीडीएफ के माध्यम से आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और कोई जब हमारे नज़दीकी है, आसपास है, तो उनको भी आप चाहे तो फ़ोटो स्टेट ले सकते हैं, करवा सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहें ऐसे ले सकते हैं। चलिए, तो आज की जो हमारी क्लास है वो है भारत के प्रमुख ऊर्जा संसाधन। पिछली क्लास में हमने कोयला के बारे में पढ़ा, कोयला गोंडवाना क्रम, टर्शियरी क्रम, इन दोनों कोयलों के बारे में पढ़ा हमने। और फिलहाल में जो कोयले के जो 4 प्रकार थे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट, ये जितने भी कोयले के प्रकार थे, इन कोयलों को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। कौन कहाँ से निकाला जाता है, किस क्षेत्र से निकाला जाता है, 80% कोयला कौन से पठार से निकाला जाता है, इसके बारे में हम पिछली क्लासों में बात कर चुके हैं। कुछ स्टूडेंट अभी हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी या नहीं चलेंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ वीडियो के माध्यम से कि क्लासेस हमारी रेगुलर ही रहेंगी, आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए, भारत के प्रमुख ऊर्जा संसाधन, और आज की जो हमारी क्लास है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से संबंधित, क्योंकि ये भी एक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है पेट्रोलियम। तो आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। किसके बारे में? पेट्रोलियम के बारे में हम पढ़ेंगे। पेट्रोलियम होता क्या है, कहाँ से निकाला जाता है, इसके विषय में पूरा गहराई से हम अध्ययन करेंगे और एक एक चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं उनको यहाँ पे नोट करते चलेंगे। सबसे पहले पेट्रोलियम होता क्या है, देखिए पेट्रोलियम की बात करें तो देखिए, यह एक कोयले की तरह यह भी एक जीवाश्म ईंधन होता है। यह एक जीवाश्म ईंधन होता है। जीवाश्म ईंधन क्यों होता है? क्योंकि इसके बारे में मैंने बताया था आपसे, क्योंकि देखिए कोयले के बारे में मैंने बताया था कि कोयला जीवाश्म ईंधन क्यों होता है। देखिए, पृथ्वी के गर्भ में यानी पृथ्वी के नीचे अधिक ताप और दाब के कारण समय के साथ साथ जीवाश्म, जो जीवों के अंश होते हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं आपके उसमें कोयले में। और इस तरीके से कोयले का निर्माण होता है। जिस तरीके से कोयले का निर्माण होता है उसी तरीके से पेट्रोलियम का भी निर्माण होता है। जीवाश्म ईंधन के पृथ्वी के अंदर अधिक ताप और दाब के अपघटन के कारण जिसका निर्माण होता है उसी को पेट्रोल कहते हैं। पेट्रोल यानी ये क्या है? पेट्रोल है, पेट्रोलियम इसे कहा जाता है। इसको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार कोयले का निर्माण पृथ्वी के अंदर होता है, अधिक ताप और दाब के कारण बढ़ते समय के साथ साथ जब उनका अपघटन हो जाता है जीवाश्मों का, इसी प्रकार से कोयला बनता है और इसी प्रकार से आपके पेट्रोल बनता है और इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? इसे जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में रखा जाता है। यह काले क्या होता है? यह काले एवं गाढ़े रंग का एक द्रव होता है। काले एवं गाढ़े द्रव के रूप में पाया जाता है। काले एवं द्रव के रूप में, गाढ़े द्रव के रूप में, ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, यह काले एवं गाढ़े द्रव के रूप में पाया जाता है। इसे कच्चा तेल कहते हैं। जब ये निकाला जाता है तो इसको ही एक रूप दिया जाता है जिसका नाम होता है कच्चा तेल। जब ये निकाला जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? इसे कच्चा तेल भी कहते हैं।
तेल कहते हैं, या भी मत लिखना, तेल कहते हैं, ये लिख लेना आप। इसे कच्चा तेल भी इसे कच्चा तेल कहते हैं, क्योंकि ये काले एवं गाढ़े द्रव के रूप में पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकाला जाता है। बहुत सारे इसमें शोधनशालाएँ लगाए जाते हैं, रिफाइनरियों में भेजा जाता है और वहाँ पर जाकर के इसका परिष्करण किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है और इससे बहुत सारे उत्पाद निकलते हैं। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से उत्पाद निकलते हैं, बस आप देखते चलिए। तो यह सेलों की परतों के रूप में पाया जाता है, यानी परतों के मध्य पाया जाता है। पृथ्वी के अंदर को बहुत सारी परतें होती हैं, सेलें होती हैं, चट्टानें होती हैं। उन चट्टानों में कुछ चट्टानें होती हैं परतदार चट्टानें, जैसे ये चट्टान है, ये चट्टान है। अब इन दो चट्टानों के बीच में मान लीजिए यहाँ पे कोई गैप है, तो यहाँ पर उपस्थिति पाई जाती है किसकी? पेट्रोल की। फिर ऐसे कुएं लगाए जाते हैं जिससे कि ये क्या करते हैं, इसको पेट्रोल को बाहर निकाला जाता है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर लाया जाता है, इसको निकाला जाता है और आगे उस पर ला करके इसका शोधन किया जाता है। यही पेट्रोलियम आपकी प्रक्रिया होती है पूरी तरीके से। तो ये क्या होता है, यह पृथ्वी के अंदर किस में पाया जाता है? यह सेलों के मध्य। किसके मध्य? यह सेलों के मध्य, यानी सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है। यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है। इसमें से कुछ उत्पाद निकलते हैं। जब इसको निकाला जाता है तो इसमें से प्राप्त उत्पाद, ठीक है, कौन कौन से उत्पाद है जो इसमें से प्राप्त होते हैं? तो इसमें से प्राप्त उत्पाद कौन कौन से होते हैं? देखिए, बहुत सारे उत्पाद होते हैं जो इसको शोधन करते समय इसमें से निकाले जाते हैं, जिनमें से एक होता है आपके मिट्टी का तेल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें तो वो डीजल होता है, डीजल और पेट्रोल। तो मिट्टी का तेल भी होता है, मिट्टी का तेल, इसे केरोसिन कहते हैं, मिट्टी का तेल। ठीक है, मिट्टी का तेल, इसी को बोलते हैं सर केरोसिन। ठीक है, केरोसिन। और इसी केरोसिन में आपको पता है कि सोडियम को डुबा के रखा जाता है, क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर सोडियम जलना प्रारंभ कर देता है। तो केरोसिन यानी मिट्टी का तेल। दूसरा होता है सर इसमें डीजल भी इसी में से निकाला जाता है। डीजल, ये इसका परिष्कृत रूप है डीजल। और एक तो आपको पता ही है कि पेट्रोल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम भी इसका पेट्रोलियम है। तो पेट्रोल एक सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी निकाला जाता है पेट्रोल। इसके साथ साथ एक होता है सर विमान का ईंधन। किसका ईंधन? विमान का ईंधन। एक होता है विमान का ईंधन। तो विमान का ईंधन ये भी निकाला जाता है। इसके साथ साथ सर यहाँ से एक कृत्रिम रबड़ निकाली जाती है, कृत्रिम रेशा निकाला जाता है। कृत्रिम रबड़ इसी से निकलता है, कृत्रिम रबड़, और कृत्रिम रेशा बनाया जाता है इसी से, कृत्रिम रेशा। ठीक है, इसी से, इसके शोधन करने के बाद इसी से निकाले जाते हैं ये सब चीज़ें, कृत्रिम रेशा होता है। और इसके साथ साथ एक होता है कास्टपेटिक पेंट। ठीक है, क्या होता है? कास्टपेटिक पेंट। ठीक है, पेंट, ये इसी से निकाला जाता है। यहाँ तक दिख रहा है ना आपको? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करें तो देखिए, इसमें से जो निकाला जाता है ये होता है आपके एक चीज़ और निकाली जाती है जिससे बोलते हैं हम राल भी इसी में से निकाली जाती है, राल। और इसके साथ साथ यहाँ तक दिख रहा है 9 तक, एक बार मैं देख लेता हूँ ज़रा। चलिए, ये नहीं दिख रहा है यहाँ तक, तो मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे। और इसी के साथ साथ यहाँ से सर एक निकाला जाता है बेंजीन मीथोसाल। ठीक है, बेंजीन मीथोसाल निकाला जाता है यहीं से, इसी से निकाला जाता है। ग्रीस इसी से निकाली जाती है, ग्रीस भी बनती है इसी से, ग्रीस। तब जाकर के कहीं हमारा जो शुद्ध रूप में निकलता है पेट्रोल। लेकिन इसके बाद देखिए और भी बहुत सारी, जैसे पैराफिन मोम इसी से निकाली जाती हैं। इसको देखिए पैराफिन मोम, तो पैराफिन मोम इसी का शोधन करके निकाला जाता है। ठीक है, पैराफिन मोम ये यहीं से निकाला जाता है। देखिए, ये जो सब चीज़ें निकाली जाती हैं, ये पेट्रोल से जो शुद्ध रूप से शुद्ध करके, पेट्रोल को शुद्ध करके जो निकाली जाती हैं, इन्हें काला, यानी किसा क्या बोलते हैं, इसे काला सोना भी इसे कहा जाता है।
काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितने भी उत्पाद इससे निकाले जाते हैं सभी के सभी काफ़ी कीमती और महंगे उत्पाद होते हैं, इसलिए इसको यानी पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पादों को काला सोना भी कहते हैं। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं आप कि पेट्रोलियम तथा इससे बनने वाले उत्पाद को काला सोना भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि काला सोना किसे कहते हैं तो उसको कहते हैं पेट्रोलियम को, यानी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से बनने वाले उत्पाद को काला सोना की श्रेणी में रखा जाता है। इसे काला सोना भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काफ़ी कीमती होता है, काफ़ी महंगे उत्पाद होते हैं। आप देख सकते हैं किसको, मिट्टी का तेल भी आपके, चलो ये तो सस्ता मिल जाता है लेकिन अभी 50 रुपये लीटर के समथिंग में इसकी कीमत है, मिलता नहीं है आसानी से, अब नहीं मिलता है। डीजल की बात करें तो डीजल आप देख सकते हैं काफ़ी कीमती है। पेट्रोल, विमान ईंधन, सबसे महत्वपूर्ण विमान ईंधन जो आसानी से नहीं मिलता। कृत्रिम रबड़, ठीक है, कृत्रिम रेशा, कास्टपेटिक पेंट, राल है, ठीक है। तारकोल जो बोलते हैं, इसे तारकोल भी इसी से निकाला जाता है, जिसका निर्माण हम सड़क बनाने में उसका उपयोग किया जाता है, तो वो भी यहीं से निकाला जाता है। ग्रीस यहीं से निकाला जाता है। आलू की तो बनाई जाती है ग्रीस, लेकिन इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम का शोधन करते हैं, परिष्करण करते हैं, और उसके बाद जो चीज़ें निकाली जाती हैं, बनाई जाती हैं, उस पर ग्रीस भी होता है। पैराफिन मोम भी होता है। पैराफिन मोम का बहुत सारी जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मोम की बहुत सारी चीज़ें बनाने में मोम, ठीक है, तो बहुत सारे प्रयोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। इनका पेट्रोलियम तथा इससे निकलने वाले उत्पाद को काला सोना कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी कीमती होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, और इनका प्रयोग दैनिक जीवन में आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बस 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए, हो गया। और ये जो चीज़ कि जितनी भी चीज़ें निकाली जाती हैं, जब इसको कच्चे उत्पाद के रूप में निकाला जाता है पेट्रोल को, तो इसको ठीक है, परिष्करणशाला भेजा जाता है। परिष्करणशाला मतलब जहाँ पर इसका परिष्करण किया जाए और उसके बाद ये सब चीज़ें निकाली जाती हैं उसी ऐसी जगह जहाँ पर ये कच्चा उत्पाद भेजा जाता है। पेट्रोल को जब वहाँ से निकालते हैं तो पेट्रोल ही नहीं बल्कि इसके साथ, पेट्रोल के साथ कई उत्पाद इसमें मिले होते हैं। अब इन्हीं का शोधन करने के लिए, इन्हीं को अलग करने के लिए, पेट्रोल से इनको अलग करने के लिए जो इसकी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को परिष्करणशाला कहा जाता है। इन्हीं को रिफाइनरी कहते हैं। रिफाइनरियों में भेजा जाता है और देश में बहुत सारी रिफाइनरियाँ हैं। हाल ही में देखा जाए तो कुल मिलाकर के पूरे देश में, पूरे संपूर्ण भारत की बात करें तो 23 रिफाइनरी हैं। सबसे बड़ी रिफाइनरी की भी बात करेंगे हम, कौन सी है और इसका निर्माण कब हुआ था, कब बनाई गई थी, और ये आज किसके अंतर्गत है, कौन इसका संचालन कर रहा है, और कितने मिलियन टन प्रतिदिन इसका तेल यहाँ से निकाला जाता है, रिफाइन किया जाता है उसका, ठीक है। तो सबके बारे में भी हम बात करेंगे, पहले आप देख लीजिए इसको। चलिए, पेट्रोलियम हो गया। अब जानते हैं कि पेट्रोल निकाला कहाँ से जाता है। देखिए, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है। कुछ महत्वपूर्ण, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा पेट्रोल निकाला जाता है, और कुछ ही क्षेत्र ऐसे जिनको इंडिकेट किया गया कि यहाँ पेट्रोलिंग की उपस्थिति है, यहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है। लेकिन देखा जाए कि बढ़ते इसके प्रयोग के कारण धीरे धीरे जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उनका धीरे धीरे क्षय होता जा रहा है, यानी ये ऊर्जा के परंपरागत जो स्रोत हैं धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। और आने वाले समय में पेट्रोलियम एक ऐसा महत्वपूर्ण पदार्थ यानी उत्पाद, ये पेट्रोल महत्वपूर्ण पदार्थ बनकर रह जाएगा कि ये मिलने का ही नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे इनकी खपत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं बढ़ती जनसंख्या और इनका खपत ज़्यादा हो रहा है, हम दोहन इसका ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक देश की प्रत्येक सरकार आप सोलर पावर प्लांट को ज़्यादा महत्व दे रही है, सोलर के बारे में ज़्यादा बात करें, सौर ऊर्जा का प्रयोग हम ज़्यादा करें, इसलिए सोलर पैनल को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, सौर ऊर्जा को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए आजकल पेट्रोल के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें। यहाँ पे देखिए, तो अब इसमें से देखेंगे कि हम इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं कि जहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है। प्रमुख क्षेत्र, ठीक है, प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र।
प्रमुख क्षेत्र देखिए, इनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से तेल निकाला जाता है। जैसे एक है आपके ब्रह्मपुत्र घाटी। कौन सा है? एक है आपके ब्रह्मपुत्र घाटी। तो ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, एक ब्रह्मपुत्र घाटी है। ये महत्वपूर्ण घाटी है जहाँ से तेल निकाला जाता है। तो ब्रह्मपुत्र घाटी। एक है आपके गुजरात, और गुजरात में खंबात की जो खाड़ी है ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है तेल निकालने के लिए। इसके साथ साथ एक है सर पश्चिमी तट, पश्चिमी अपतटीय तट, पश्चिमी अपतटीय, ठीक है, अपतटीय तट। जो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है यहाँ से भी क्या निकाला जाता है? यहाँ से तेल निकाला जाता है। और इसमें से कौन सा होता है? इसमें मुंबई में यानी बॉम्बे हाई। कौन सा है सर? बॉम्बे हाई। तो ये जो पश्चिमी थे इसके अंतर्गत आते हैं, इसमें हो जाएगा सर बॉम्बे हाई। तो बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई वाला क्षेत्र यानी मुंबई वाला जो क्षेत्र है यहाँ से तेल निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है सर आपके 4 की बात करें तो एक है सर पूर्वी। कौन सा? पूर्वी अपतटीय, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, ये यहाँ से निकाला जाता है। और इसमें इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जैसे कि आपके विशाखापत्तनम वाला क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और आपके असम वाले क्षेत्र भी, असम वाले क्षेत्र जो इसी के अंतर्गत आता है। असम नहीं, असम बहुत ज़्यादा ऊँचे पहुँच जाएगा। जो आपके ओडिशा वाले कुछ क्षेत्र इसमें है, तो वहाँ पे भी आपके बहुत सारे मतलब तेल निकाले जाते हैं वहाँ से भी, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो ये जो आपके ब्रह्मपुत्र है, तो इसमें देखिए सर असम का एक क्षेत्र है डिगबोई, असम। तो यहाँ पर असम लिख सकते हैं। असम का डिगबोई जो क्षेत्र है इसी में से निकाला जाता है तेल, असम का डिगबोई। ये वही डिगबोई है जहाँ पर सबसे पहले तेल के कुएं की खोज की गई थी। भारत में सबसे पहले तेल के कुएं की खोज इसी क्षेत्र से की गई थी, असम के डिगबोई की, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि तेल जो, ये तो क्षेत्र हो गए कि कहाँ से निकाला जाता है। और एक क्षेत्र और है सर इसी में से, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, जो पूर्वी वाला जो अपतटीय क्षेत्र है, इसमें से कृष्णा और गोदावरी। कौन सा? कृष्णा और गोदावरी। इसको भी लिख लीजिए आप, कृष्णा व गोदावरी, कृष्णा व गोदावरी, ठीक है, बेसिन। कृष्णा व गोदावरी बेसिन या गोदावरी का क्षेत्र यहाँ से निकाला जाता है सर आपके पेट्रोल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से होते हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है, इनको आप नोट करके चलना। देखिए जैसे भारत में सर्वप्रथम तेल कहाँ से निकाला गया, तो देखिए 1860 की बात है। तो भारत में सर्वप्रथम, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम तेल, ठीक है, सर्वप्रथम तेल यानी पेट्रोलियम, यानी पेट्रोल कह सकते हैं। सर्वप्रथम पेट्रोल 1860 में असम के एक क्षेत्र था डिगबोई से भी पहले, उसका नाम है मोरगे-रिये। कौन सा? मोरगे-रिये से निकाला। सबसे पहले असम का एक क्षेत्र पड़ता है सर मोरगे-रिये, यहीं से सबसे पहले 1860 में पेट्रोल को निकाला गया था, असम के मोरगे-रिये से। और यहाँ से 1860 में सबसे पहले पेट्रोल की उपस्थिति का पता लगाया और यहीं से सबसे पहले पेट्रोल निकाला गया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि 1867 में, इसी के बाद दूसरा क्षेत्र असम में जो क्षेत्र था, इसे माकम कहते हैं, ये भी असम का ही क्षेत्र था। 1867 में ये 60 में, तो 7 साल बाद 1867 में असम के माकम में, इसमें माकम, तो माकम जो क्षेत्र था असम के माकम से निकाला गया। अब क्रम से देखते चलिए आप, यहाँ पे ये असम के माकम से निकाला गया। दूसरा जो क्षेत्र था ये था 1867 में असम का माकम। तीसरा जो क्षेत्र था जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो था आपके 1800 लगभग कम से कम 1889 की बात है,
यानी कब की 1889 में सबसे बड़ा कुएं की उपस्थिति का पता लगाया गया था, तो वो था असम का डिगबोई। कौन सा था? 1889 में असम के डिगबोई से पेट्रोल निकाला गया। क्या निकाला गया? पेट्रोल निकाला गया। ठीक है जी, यहाँ से पेट्रोल निकाला गया। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। यहाँ से पेट्रोल निकाला गया 1860 में, सॉरी 1889 में। और 1889 से लेकर के 1953 तक ये क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक यानी पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना गया। 1853 तक लगातार यहाँ से तेल निकलता रहा, जब तक 1953 तक, माई मिस्टेक 1953 तक, 1889 से लेकर के 1953 तक तेल लगातार इस क्षेत्र से निकाला जाता रहा और बहुत बड़ा क्षेत्र के रूप में ये सामने आया। डिगबोई, पेट्रोल और असम घाटी के क्षेत्र, असम घाटी के अंतर्गत ये आता है, याद रखना इसमें। उसके बाद 1953 तक यहाँ लिख सकते हैं आप। तो 1953 तक डिगबोई एकमात्र ठीक है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र था। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र था। ठीक है, 1953 तक डिगबोई असम का एकमात्र पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र बना रहा। यहीं से सबसे पहले तेल देखिए ये पूरा असम वाला क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है देखिए भारत का सबसे पुराना, ठीक है, भारत का ये जो डिगबोई है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है ये। ठीक है, ये तेल उत्पादक क्षेत्र है, सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र माना जाता है भारत का ये। ठीक, आज सोच रहे होंगे कि मैं कोट पहन के क्यों नहीं आया। देखिए गर्मियों का मौसम आ चुका है और अभी आपको पता है कि होली अभी निकली है जस्ट कतई तुरंत। अभी देख सकते हैं कि 25 तारीख को बड़ी होली थी और 24 को छोटी होली थी और देख सकते हैं आप लोग की गर्मी बढ़ चुकी है। पंखा मैंने चला रखा अभी फ़िलहाल पे, लेकिन बहुत कम पॉइंट पे चला रखा है और क्लासेस से रुकनी नहीं चाहिए, बस ये हमारा मकसद है। और चाहे हमें गर्मी लगे या नहीं लगे, लेकिन आपको प्रॉपरली क्लास आपको मिलती रहेंगी। हाल ही में जल्दी ही आपको यहाँ पर एक हिंदी की क्लास भी आपको देखने के लिए मिलेगी और मैथ और इसके साथ साथ रीजनिंग की क्लास भी हम जल्दी ही इस पर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी फ़िलहाल तो आप जीके जीएस को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जीके जीएस आने वाली है और इम्पोर्टेंट होता है दिल्ली पुलिस में जीके जीएस। और जीके जीएस के बगैर तो समझ लीजिए कि एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आजकल स्टूडेंट ज़्यादातर ध्यान देते हैं किस पर? मैथ और रीजनिंग पर। और सभी स्टूडेंट ज़्यादातर मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो मैथ रीजनिंग उनकी बहुत अच्छी से हो जाती है। जो चीज़ें नहीं होती हैं उनकी कंप्लीट, उसका नाम है जीके जीएस। ठीक है तो दोनों एक ही, लेकिन पढ़ना ज़रूरी पड़ता है। पढ़ना हर किसी में पड़ता है, लेकिन जीके जीएस में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। कंप्लीट नहीं होती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम छोड़ के चलते हैं कि अरे ये तो नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी उन्हीं में से पेपर में रख दिया जाता है। फिर कहोगे अरे ये तो सिलेबस में नहीं था, यहाँ से उठा के रख दिया। क्योंकि आजकल आपके अकॉर्डिंग पेपर नहीं बनेंगे, आप जैसा सोचेंगे ऐसा पेपर नहीं बनेगा। पेपर उस तरीके से बनेंगे जो आपने नहीं सोचा होगा, क्योंकि वहाँ जो पेपर बनाने वाले लोग बैठे होते हैं वो ऐसे अधिकारी, उच्च अधिकारी होते हैं जो एग्ज़ाम दे कर के आए हाई लेवल का। तो एग्ज़ाम तो इसी तरीके से बनेगा भाई, ये तो आप कुछ समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र। उसके बाद 1955 की बात करें तो 1955 में भारत में पहली तेल रिफाइनरी एक लगाई गई थी 1955 में, लेकिन इससे पहले 1901 में भी लग चुकी थी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या था कि 1955 की बात है, 1955 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना की गई। तो 1955 में यहाँ लिख सकता हूँ मैं, इधर लिख दिए देखिए। तो 1955 में तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादक, ठीक है, प्राकृतिक गैस
निदेशालय की स्थापना की गई। तो यहाँ पर क्या की गई थी, 1955 में, जब ये 1953 तक डिगबोई एकमात्र पेट्रोलियम क्षेत्र उत्पादक बना रहा, तो 1955 में हुआ क्या कि तेल एवं प्राकृतिक गैस के देखरेख करने के लिए, यानी इसको, क्योंकि अब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, आज़ादी के बाद जो सारी चीज़ें थी, जैसे माइंस वगैरह थी, जितनी भी थी, उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था सरकार का कि इनको जल्दी से जल्दी क्या करना, इनका राष्ट्रीयकरण करना। क्योंकि बढ़ते खनन को देखते हुए, या आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें बोलते हैं खनिज संसाधन, और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और इन पर क्या मैं कह सकते हैं कि एक तरीके से कब्जा करना, या फिर कह सकते हैं कि एक तरीके से इनको अपने अंडर में लेना हर कोई चाहता है। कौन नहीं चाहेगा भैया, आज के ज़माने में पैसा किसके पास ना हो, हर कोई चाहता है कि पैसा सभी के पास हो। तो आप देख सकते हैं कि 1955 में इसके निदेशालय की स्थापना की गई थी। 1955 में तेल एवं प्राकृतिक गैस के निदेशालय की स्थापना की गई थी। बाद में इसको परिवर्तित कर दिया गया था किसमें, ONGC में, यानी ठीक है, ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन में इसको चेंज कर दिया गया था बाद में। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट उसमें, ठीक है। चलिए जल्दी नोट कीजिए फटाफट, हो गया ना यहाँ तक। चलिए आगे चलें। देखिए ये हो गया यहाँ पे, और इसको मैं नहीं रहने देता हूँ इधर वाले को, क्योंकि इधर मैं कर दूंगा अब यहाँ पे, क्योंकि जिससे कि आप आसानी से देखते रहें और समझते भी रहें चीज़ों को, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया आपने, एक एक चीज़ें नोट करते चलिए, एक एक पॉइंट में, क्या नाम, एक एक चीज़ें आपको क्लियर कराई जाएंगी यहाँ पर, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। चलिए बाद में हुआ क्या कि 1955 में तो इसकी स्थापना कर दी गई यहाँ पे, लेकिन हुआ क्या कि 1956 में, 1956 में, ठीक है, 1956 में एक क्या नाम है इसका, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जिसे हम कहते हैं कि ONGC में इसको परिवर्तित कर दिया गया। किसको, यानी प्राकृतिक गैस निदेशालय को बाद में 1956 में इसको ONGC में क्या कर दिया गया था, परिवर्तित। ONGC की स्थापना कह सकते हैं कि इसी को, यानी इसी निर्देशालय को ONGC, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, ठीक है, इसमें इसको परिवर्तित कर दिया, ONGC में परिवर्तित, ठीक है, या कह सकते हैं हम 1956 में ONGC की स्थापना। तो इसकी स्थापना अगर कभी 55 आए ना लिखा हुआ तो उसको गलत नहीं है वो, क्योंकि इसी को ही चेंज करके ये बनाया गया था ONGC, ठीक है, याद रखना। बाद में हुआ क्या कि 1959, ठीक है, 1959 में हुआ क्या कि 1959 में बाद में ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। किसकी, 1959 में ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। और ये किसके सहयोग से, भारत और ब्रिटेन की संयुक्त क्या थी, ये संयुक्त रूप से भारत और ब्रिटेन के प्रयासों के माध्यम से ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी संयुक्त रूप से, ये ध्यान रखना इसमें आप, ठीक है। तो किसकी स्थापना, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1959 में की गई थी। ये सभी के सभी पेट्रोल से संबंधित ये इनकी स्थापना की जा रही है, पेट्रोल को निकालने के लिए, पेट्रोल का शोधन करने के लिए, और ठीक है, इससे पेट्रोल पर नियंत्रण रखने के लिए इनका सबका स्थापना की गई थी बाद में ONGC द्वारा, ठीक है। अब ये क्या कार्य करती थी, अब इसका ही कार्य होता था पेट्रोल की खोज करना। ONGC यानी जितनी भी आपको प्राकृतिक गैस के, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर तेल, क्योंकि तेल के साथ साथ ही जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो उसके साथ प्राकृतिक गैसें भी बाहर आती हैं। तो अब इनको क्या कहा गया था कि यहाँ से अब जो भी आगे पेट्रोल के कुएँ यानी प्राकृतिक गैस और पेट्रोल की उपस्थिति का पता चलेगा, तो उन सब को खोजने का कार्य निदेशालय बोर्ड का होगा, निदेशालय के द्वारा होगा। लेकिन बाद में हुआ क्या कि निदेशालय को ही परिवर्तित कर दिया ONGC में। अब ONGC का ही कार्य होता था देश के प्रत्येक क्षेत्र में तेल की उपस्थिति का पता लगाना। तो ONGC ने क्या किया कि 1959, तो उसके बाद 1961 में, इसके 2 साल बाद यानी 1961 में ONGC
ओएनजीसी ने खंबात की खाड़ी, ठीक है, खंबात की खाड़ी में पेट्रोलियम की उपस्थिति का पता लगाया। ठीक है, किसका लगाया, यानी 1961 में पेट्रोलियम की उपस्थिति का पता लगाया था खंबात की खाड़ी में 1961 में। ठीक है, पेट्रोलियम का पता लगाया, पेट्रोलियम की खोज और 1976 में 1976 में इसने बॉम्बे हाई वाले क्षेत्र में पेट्रोलियम का उपस्थिति का पता लगाया। 1976 में बॉम्बे में, कौन सा, बॉम्बे हाई इस वाले क्षेत्र में इसने इसकी उपस्थिति का पता लगाया। किसका, पेट्रोल का। किसने, ओएनजीसी ने, क्योंकि ओएनजीसी को ही ये कार्य सौंपे गए और ओएनजीसी ने ही इस कार्य को आगे बढ़ाया और ओएनजीसी के द्वारा ही माध्यम से ही भारत में तेल की उपस्थिति का पता लगाया गया। 1976 में 1961 में 1959 में ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी, लेकिन ओएनजीसी को ये कार्य सौंपे गए थे यहाँ पर। ठीक है, अभी आएगा आईओसीएल अभी आएगा, कहाँ कहाँ इनकी स्थापना है। ठीक है, एचपीसीएल क्या होता है सभी अभी बताएंगे, इसमें याद रखना। चलिए, ये हो गया, यहाँ पर हो गया। लिमिटेड का विलय बाद में हुआ क्या कि 1964 में इंडिया रिफाइनरी लिमिटेड, इससे पहले की बात करें तो 1964 में, ठीक है, 1964 में इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है, कौन सा, इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड तथा एक और संस्था थी तथा इंडियन ऑयल लिमिटेड, जो ये वाली है इंडियन ऑयल लिमिटेड, ठीक है, तथा इंडियन ऑयल लिमिटेड, ठीक है, इंडियन ऑयल लिमिटेड। एक मिनट रुक जाइए, ये पता नहीं हो गया यहाँ पे। चलिए, तो 1964 में इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड जिसकी स्थापना पहले हो चुकी थी तथा इंडियन ऑयल लिमिटेड ये वाली, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इन दोनों का विलय करके, ठीक है, ऑयल दोनों का विलय करके इंडियन ऑयल कारपोरेशन जिसे हम कहते हैं आईओसी, इंडियन ऑयल कारपोरेशन की स्थापना की गई। अब आपसे पूछा जाए कि भई इसकी स्थापना की गई थी, तो 1964 में इंडियन ऑयल कारपोरेशन की स्थापना 1964 में की गई थी। किस लिए की गई थी इंडियन ऑयल कारपोरेशन की स्थापना? ये स्थापना की गई थी किसके लिए? इसके लिए, यानी किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। और कब इसकी स्थापना की गई थी? किसको मिला करके? तो इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड तथा इंडियन ऑयल लिमिटेड दोनों को मर्ज करके एक कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया था आईओसी। भारत में कई आईओसी, मतलब कहाँ कहाँ से, कौन कौन से क्षेत्र से पेट्रोल निकाला जाता है, इसको आप देख लीजिए। इनमें से कितना क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? जैसे पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक तेल बेसिन कहाँ है, और कौन कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ से पेट्रोल की उपस्थिति का पता चलता है, और कितना किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, इसको देखेंगे अभी। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी फटाफट कीजिए, ठीक है, जल्दी कीजिए। हो गया यहाँ तक? चलिए आइए अब अगली हेडिंग डालिए आप यहाँ से कि कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र से कितना पेट्रोल निकाला जाता है। ठीक है, चलिए तो ये है, आप हेडिंग डालोगे तो हेडिंग है हमारी अब की कि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक तेल बेसिन। कौन सी? पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक
तेल बेसिन। बेसिन तो आप जानते हैं, जैसे नदी बेसिन होते हैं, नदियों के आसपास वाले क्षेत्र में ही ये पाए जाते हैं, याद रखना। तो एक है आपके, इसे बोलते हैं ऊपरी असम बेसिन। नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसका नाम है ऊपरी असम बेसिन। एक बेसिन है असम का ऊपरी बेसिन। ये लगभग कितना है सर? ये है आपके 60,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यहाँ से तेल निकाला जाता है, आपके बेसिन है ये, याद रखना बेसिन। अगला है पश्चिमी बंगाल बेसिन। कौन सा है? नंबर 2, इसका नाम है पश्चिमी या पश्चिम बंगाल बेसिन। पश्चिम बंगाल बेसिन, यहाँ से भी तेल निकाला जाता है। और ये कितना है? ये भी 60,000 वर्ग, कितना? 60,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ये भी फैला हुआ है, याद रखना। तीसरे की बात करें तो तीसरा आता है सर पश्चिमी हिमालय बेसिन। कौन सा आता है? पश्चिमी, इन्हें दिखाऊंगा मैं मैप पे सब है। पश्चिमी हिमालय बेसिन, पश्चिमी हिमालय बेसिन। और ये कितना है सर? 1 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है ये बेसिन। इसके बाद आता है सर राजस्थान। कौन सा? राजस्थान सौराष्ट्र कच्छ बेसिन। राजस्थान सौराष्ट्र कच्छ बेसिन। और ये फैला हुआ है लगभग आपके 1,40,000, कितने सॉरी, ये फैला हुआ है 95,000 में। कितने में? 95,000। तो 95,000 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, जो जहाँ से क्या निकाला जाता है? पेट्रोल और प्राकृतिक गैस निकाली जाती हैं। इसके अलावा सर नंबर 5 की बात करें तो एक आता है सर गंगा घाटी बेसिन। गंगा घाटी बेसिन, तो ये भी आपके एक क्षेत्र है, गंगा घाटी क्षेत्र। और ये जो गंगा घाटी क्षेत्र बेसिन है, इसमें से कितना क्षेत्र है? यहाँ से कितना निकाला जाता है? तो यहाँ से 3,05,000 लगभग, कितना? 3,05,000 किलोमीटर स्क्वायर। और एक आता है सर आपके, इसे बोलते हैं सर हम उत्तरी गुजरात वाला क्षेत्र। उत्तरी गुजरात बेसिन। और ये लगभग कम से कम आपके है लगभग 1,40,000, ठीक है, 1,40,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना है? इतना हो गया आपके। और आगे बात करें तो हम इसमें एक होता है सर इसका नाम है तटीय तमिलनाडु वाला क्षेत्र। कौन सा? तटीय तमिलनाडु। तटीय तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, यहाँ से जो पेट्रोल की यानी कितने किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ आपके सर 75,000 वर्ग किलोमीटर में। कितने में? 75,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये वाला। और यहाँ से, और ये इसमें तमिलनाडु ही नहीं बल्कि इसमें केरल और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र भी शामिल होता है। उस क्षेत्र से तेल यहाँ पर निकाला जाता है। तो ये कहाँ पर है? तटीय तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। इसमें तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र, केरल तथा आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है ये इसी के अंतर्गत आता है, 75,000 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत। इसके अलावा यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र भी आता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तटीय क्षेत्र भी 2,000 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ क्षेत्र जो है तटीय क्षेत्र, वहाँ से प्राकृतिक गैस एवं तेल निकाला जाता है। तो अगली बात करें हम सर कौन सा? तो वो है सर अंडमान निकोबार द्वीप। तो तटीय क्या है सर? तटीय अंडमान एवं निकोबार। तो तटीय अंडमान एवं निकोबार का जो क्षेत्र है, यहाँ से भी क्या निकाला जाता है? पेट्रोल। और ये कितना है? 2,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है ये। कितने में? 2,000। इसके अलावा सर यहाँ पे है खंबात की खाड़ी। नंबर 9 की बात करें सर, खंबात की खाड़ी की बात करें तो सर ये भी 2,000, ज़्यादा नहीं है, 2,000 किलोमीटर स्क्वायर में है, याद रखना इसका।
और ये ONGC के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ONGC ने इसकी खोज करी थी 1961 में। खंबात की खाड़ी, यहाँ से भी पेट्रोल निकाला जाता है, ठीक है। कहाँ से? ईस्ट वाले क्षेत्र से। तो ये कुछ पेट्रोल का प्राकृतिक तेल बेसिन है जहाँ से ये निकाले जाते हैं, तेल और प्राकृतिक गैस निकाली जाती है, ये वो क्षेत्र हैं, ठीक है, याद रखना इसमें। इसके अलावा क्षेत्रों की मैंने बात कर दी कि इसके 4 प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं। एक आता है पश्चिमी तटीय क्षेत्र, एक आता है पूर्वी तटीय क्षेत्र, एक आता है आपके गुजरात वाला क्षेत्र, और एक आता है आपके असम वाला क्षेत्र, जिसे हम ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र कहते हैं। यहाँ से पेट्रोल और प्राकृतिक गैसें निकाली जाती हैं। लेकिन पेट्रोल का सबसे बड़ा भंडार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस क्षेत्र से कितना निकाला जाता है और कितना बड़ा कितना क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है। और अब बात करेंगे हम रिफाइनरियों की, यानी तेल शोधनशालाएँ कौन कौन सी होती हैं, इनकी स्थापना कब कब की गई थी, इनको आप देख लेना। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे भारत की प्रमुख तेल शोधनशालाएँ कितनी हैं और अब वर्तमान में जो हैं कितनी है टोटल। कुछों को देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उनको हम यहाँ पे बात करेंगे उनकी। चलिए नोट कीजिए फटाफट। चलिए चलें आगे, आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया आपके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। चलिए देखिए, भारत की प्रमुख तेल शोधनशालाएँ, शोधन संयंत्र, ठीक है। तो भारत की, आपका हेडिंग है भारत की तेल शोधनशालाएँ, यानी रिफाइनरी। भारत में कुल मिलाकर के 23 रिफाइनरी हैं। कितनी है? 23। तो कुल संख्या कितनी है इनकी? कुल है इनकी संख्या 23 है कुल, जिनमें से अब हम एक एक की बात करेंगे तो कुछों को देखेंगे इंपॉर्टेंट जो। तो सबसे पहली हम बात करते हैं डिगबोई। कौन सा है? डिगबोई। स्थापना 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। यह वर्तमान में असम राज्य, भारत का जो एक पूर्वी राज्य है असम, उसी में स्थित है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी इससे होकर के गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में पड़ता है आपके डिगबोई, और यहीं पर डिगबोई में, यह आपको पता है कि क्या है यहाँ पर 1901 में ये तेल शोधनशाला सबसे पहले बनाई गई थी, ठीक है, डिगबोई। एक पड़ता है सर आपके, दूसरी की बात करें तो इसका नाम है HPCL की बात करें तो ये कहाँ है? बॉम्बे में। तो HPCL हिंदुस्तान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये बॉम्बे यानी ट्राम्बे बॉम्बे यानी मुंबई। और इसकी स्थापना की बात करें सर 1954 में इसकी स्थापना करी गई थी। ये दूसरी तेल शोधनशाला है। तीसरी की बात करें तो कि HPCL, BPCL ये सब आती हैं। एक है सर तीसरा BPCL। कौन सा है? BPCL ये भी कहाँ है सर? ये बॉम्बे में, ये भी बॉम्बे में ही है, यानी ट्राम्बे बॉम्बे यानी मुंबई में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो लगभग कम से कम 1955 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। तो 1955 में इसका निर्माण कार्य बन गई थी ये। उसके बाद अगला जो आता है इसका नाम है HPCL विशाखापत्तनम। क्या नाम है? HPCL विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में है। इसकी स्थापना की बात करें तो, ठीक है, सॉरी ये 55 है, मैंने 54 लिख दिया यहाँ पर बाई मिस्टेक, 55। HPCL की बात करें तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1957 में इसकी स्थापना, यानी 1957 में 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। यह आपके HPCL विशाखापत्तनम यानी आंध्र प्रदेश। एक है आपके IOC, ठीक है, एक है आपके IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना, इसका नाम है नूनामती आपके असम में पड़ता है। नूनामती ये कहाँ है सर? ये असम में। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, 1962 में 1962 में इसका निर्माण किया गया था तेल शोधनशाला का, ठीक है। और नंबर 6 की बात करें तो एक पड़ता है आपके बिहार में,
IOC यानी बिहार में, IOC बिहार में है ये। और ये है आपके बिहार में एक है बरौनी, बरौनी, ठीक है, बरौनी, बरौनी, बरौनी कहाँ है सर? ये बिहार में है तेल शोधनशाला। और इसकी स्थापना की बात करें तो लगभग कम से कम इसकी स्थापना 1964 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। इसके 1964, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, लगभग 1964 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, बिहार में है। आगे बात करें तो सर देखिए एक पड़ता है गुजरात में, कौन सा? गुजरात में, एक का नाम है कोयली। तो कोयली, कोयली गुजरात, कोयली गुजरात में। और इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, लगभग कम से कम 1965 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, 1965। तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, 1965 में। एक पड़ता है आपके कोच्चि, एक पड़ता है आपके कोच्चि। और कोच्चि की बात करें तो कोच्चि, और कोच्चि कहाँ है ये कोच्चि आपके केरल में है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये आपके इसकी स्थापना 1966 में, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी एक तेल शोधनशाला है। एक है आपके नंबर 9 की बात करें तो मनाली, मनाली, मनाली आपके हिमाचल प्रदेश नहीं, मनाली तमिलनाडु। कहाँ है सर? मनाली तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु, मनाली। और ये जो है आपके इसकी स्थापना की बात करें तो लगभग 1969 के आसपास, 1969 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। याद रखना, ज़रा 1 मिनट रुक जाइए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब एक की बात करें तो देखिए एक और आता है इसी में से, एक और है जिसे बोलते हैं हल्दिया। कौन सा? हल्दिया, हल्दिया, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और ये भी एक आपके IOC है। और इसकी स्थापना की बात करें 1975 यानी 1975, पश्चिम बंगाल में हल्दिया, ठीक है। और 11 की बात करें तो एक पड़ता है सर बाई गाँव, ठीक है, बोगाई गाँव, बोगाई गाँव, बोगाई गाँव, बोगाई गाँव। इसकी स्थापना की बात करें तो ये असम में पड़ता है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी, ठीक है, असम में 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक है सर आपके गुजरात में जामनगर, ठीक है, जामनगर गुजरात। और ये भी एक तेल शोधनशाला है, ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, जामनगर गुजरात, जामनगर गुजरात, ठीक है। इसकी स्थापना 1999, 1999। और देखिए ये विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी तेल शोधनशाला, शोधनशाला, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत ये आती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ तेल शोधनशाला के अंतर्गत ये आती है। विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। इसमें प्रतिदिन 27 मिलियन टन, 27 मिलियन टन प्रतिदिन तेल का रिफाइन किया जाता है, यानी तेल को शुद्ध किया जाता है। इसका नाम है जामनगर, ये गुजरात में है। विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है, ठीक है, याद रखना है इसको। चलिए, तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं। और पेट्रोल के बारे में हमने पढ़ा है। कल हम बात करेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में, गैस और गैस कहाँ से। लेकिन इसके पहले हम इसको दिखाएंगे कि ये शोधनशालाएँ कहाँ कहाँ स्थित हैं। 23 की 23 में कल वाली क्लास में बात करूँगा। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। और 8 बजे डेली हमारी क्लास आती है, आप उसको करना ना भूलें। नमस्ते।